अवधेश के मुंह में बंधी जा रही थी रागिनी। अवधेश को स्कूटर से अंतिम बार जाते हुए देखने के लिए रागिनी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। अवधेश की आंखों से ओझल होते ही उसे लगा जैसे सिर से बोझ उतर गया हो। अब न किसी के आने का इंतजार रहेगा, न दिल की धड़कनें बढ़ेंगी और न ही उसके ना आने से बेचैनी और मायूसी उसके मन को घेरेगी। ये सोचकर वह बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी। जब किसी के चेहरे से मुखौटा उतार कर वास्तविक चेहरे से सामना होता है तो जितनी शिद्दत से हम उसे चाहते हैं उसी अनुपात में उससे नफरत भी हो जाती है। एक ही क्षण में दिल की भावनाएं उसके लिए बदल जाती हैं। ऐसा ही रागिनी के साथ हुआ था। रागिनी के विवाह को 5 साल हो गए थे। विवाह के बाद मुंबई की पढ़ी लिखी आधुनिक विचारों वाले परिवार में पली बड़ी रागिनी को गुजरात के छोटे से शहर में रहने से और अपने पति राजवीर के अंतर्मुखी स्वभाव के कारण बहुत उबोर और अकेलापन लगने लगा था। अवधेश राजवीर के ऑफिस में ही काम करता था। अविवाहित होने के कारण अक्सर वह राजवीर के साथ ऑफिस से उसके घर आ जाता था। रागिनी को भी उसका आना अच्छा लगता था। फिर वह अक्सर खाना खाकर ही जाता था। खाते खाते वह खाने की बहुत तारीफ करता था, जबकि अपने पति के मुंह से ऐसे शब्द सुनने के लिए रागिनी तरस जाती थी। उसके आने से ही घर में रौनक सी हो गई जाती थी। रागिनी उससे किताबों, कहानियों, फिल्मों और सामाजिक गतिविधियों पर बात करके बहुत संतुष्टि अनुभव करती थी। धीरे धीरे वह उसकी ओर खिंचती चली जा रही थी। जिस दिन वह नहीं आता तो उसे कुछ कमी सी लगती, मन उदास हो जाता। धीरे धीरे रागिनी को एहसास होने लगा कि इस तरह उसका अवधेश की ओर आकर्षित होना राजवीर के प्रति अन्याय होगा। ये सोचकर वह मन से बेचैन रहने लगी। उसे लगने लगा कि जैसे वह कोई अपराध कर रही है। विवाह उपरांत किसी भी परपुरुष से एक सीमा तक ही अपनी चाहत रखना उचित है। उसके बाद तो वह शादीशुदा जिंदगी के लिए बर्बादी का द्वार खोल देती है। सब कुछ समझते हुए भी पता नहीं क्यों वह अपने आप को उससे मिले बिना रोक नहीं पाती थी। जादू सा कर दिया था जैसे उसने उस पर। अब तो ये हालत थी कि जिस दिन वह नहीं आता था तो वह अपने पति से उसके नए आने का कारण पूछने लगी थी। एक साथ काम करते हुए राजवीर को आभास होने लगा था कि अवधेश कुछ रहस्यमय है। ऑफिस में 1-2 और लोगों से भी उसने पारिवारिक संबंध बना रखे थे, जिनके घर भी अक्सर वह जाया करता था। धीरे धीरे राजवीर को भी रागिनी का अवधेश के प्रति पागलपना खलने लगा था। उसने रागिनी को कई बार समझाया कि उसका अवधेश के प्रति इतना आकर्षण ठीक नहीं है। वह अकेला है, पता नहीं क्यों विवाह नहीं करता। उसे तो अपना समय काटना है। लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आया और दिन प्रतिदिन उसका आकर्षण बढ़ता ही गया। उसकी प्रशंसा भरी बातों में वह उलझती ही जा रही थी। एक तरफ अपराध भावना तो दूसरी ओर उसे न छोड़ने की व्यवस्था। दोनों ने उसे मानसिक रोगी बना दिया था। राजवीर जानता था कि रागिनी उसके लिए समर्पित है। अवधेश ने ही अपनी बातों के जाल में उसे सम्मोहित कर रखा है और उस दिन को कोसता रहता था जब वह पहली बार उसे अपने घर लाया था। हर तरह से समझाकर वह थक गया। धीरे धीरे रागिनी को अवधेश से रिश्ता तनाव अधिक, खुशी कम देने लगा था। जिस रिश्ते का भविष्य सुरक्षित ना हो उसका ये परिणाम होना स्वाभाविक है। लेकिन वह उससे रिश्ता तोड़ने में अपने को असमर्थ पाती थी। इसी में 3 साल बीत गए। इस बीच वह एक चांद सी बेटी की माँ भी बन गई थी। अचानक एक दिन रागिनी के साथ ऐसी घटना घटी जिसने उसके पूरे वजूद को ही हिलाकर रख दिया। राजवीर के ऑफिस जाते ही अवधेश ऑफिस में ही काम करने वाले गिरधारी जी की बेटी सारा, उम्र यही कोई 20 वर्ष होगी, उसको घर ले आया। पूर्व परिचित थी और अक्सर वह रागिनी के घर आती रहती थी। अवधेश का भी उस परिवार से घनिष्ठ संबंध था। अवधेश आते ही बिना किसी भूमिका के बोला, इसका गर्भपात करवाना है, इसके साथ बलात्कार हुआ है। 1 मिनट को रागिनी को लगा जैसे कमरे की दीवारें उसकी आंखों के सामने घूम रही हैं। जब उसने इस बात की पुष्टि की तब जाकर रागिनी को विश्वास हुआ। इससे पहले तो वह उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अवधेश जो कह रहा है वह सच है। डॉक्टर मित्र ने कहा 10 दिन भी देर हो जाती तो गर्भपात नहीं हो सकता था, पर एक बार के बलात्कार से कोई लड़की गर्भवती नहीं होती। ये सब फिल्मों में ही होता है, इसके जरूर किसी से शारीरिक संबंध है। ये सुनकर रागिनी का माथा ठनका कि अरे, जिस तरह विक्रांत को उसके चेहरे के अभाव से सारा के लिए परेशान देख रही हूँ वह सामान्य नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि कितना भला है जो एक लड़की की मदद कर रहा है, पर अब डॉक्टर के कहने पर मुझे कुछ शक हो रहा था।
कि ये क्यों सारा को लेकर इतना परेशान है। तो क्या उसने मुझे अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए मोहरा बनाया है? उसे पता है कि मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड भी है और ये भी जानता है कि उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हूँ। वह मन ही मन बुदबुदाई और फिर गौर से सारा और अवधेश का चेहरा पढ़ने लगी। गर्भपात होते ही अवधेश का तना चेहरा कितना रिलैक्स लग रहा था। उसके बाद वह रागिनी को शादी का ये कहकर गायब हो गया था कि वह उससे उसके घर पहुंचा दे और किसी को कुछ न बताए। रागिनी का शक यकीन में बदल गया था। रागिनी ने अपनी डॉक्टर फ्रेंड की मदद से सारा से हकीकत उगलवाने की ठान ली। डॉक्टर ने कड़े शब्दों में पूछा, सच बता कि ये किसका बच्चा था? उसने पहले तो कुछ नहीं बताया, बस वह कहती रही कि कॉलेज के रास्ते में किसी ने उसके साथ बलात्कार किया था। लेकिन जब रागिनी ने उससे कहा कि सच बोलेगी तो वह उसकी मदद करेगी, नहीं तो उसकी माँ को सब बता देगी, तब वह धीरे धीरे कुछ रुक रुक कर बोली, ये बच्चा अवधेश अंकल का था। मैं उनकी बातों से प्रभावित होकर उन्हें चाहने लगी थी। उन्होंने मुझसे विवाह का वादा करके मुझे संबंध बनाने के लिए मजबूर कर दिया। और वह रोने लगी। उफ, अंकल के रिश्ते को ही अवधेश ने दागदार कर दिया। कितना विश्वासघात किया उसने उसके परिवार के साथ, जिसने उस पर विश्वास करके अपने घर में प्रवेश की अनुमति दी। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। रागिनी ये अप्रत्याशित बात सुनकर बिल्कुल सख्ती की हालत में थी। उसके दिमाग में विचारों का तूफान उठ रहा था। उसका मन अवधेश के प्रति घृणा से भर उठा। रागिनी का उतरा चेहरा देखकर उसकी डॉक्टर फ्रेंड थोड़ा मुस्कुराई और फिर बोली, तो ऐसे परेशान है जैसे तेरे साथ ही कुछ गलत हुआ है। तू सही सोच रही है, मेरा भी मानसिक बलात्कार उसने किया है। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। इतना गिरा हुआ भी कोई इंसान हो सकता है? मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने अपने जीवन के 3 साल उसके जाल में फंसकर बर्बाद कर दिए। रागिनी ने उसे भारी मन से बताया। प्रतिक्रिया स्वरूप उसे मुस्कुराते देखकर उसे अचंभा हुआ और फिर प्रश्नवाचक नजरों में उसकी ओर देखने लगी। तो वह बोली, मैं सारी कहानी कल ही तुम तीनों के हाव भाव देखकर समझ गई थी। आखिर इस लाइन में अनुभव भी कोई चीज़ है? तुझे पता है, मेरे पति कुणाल मनोवैज्ञानिक हैं। उनसे मुझे बहुत जानकारी मिली है। ऐसे लोग बिल्ली की तरह रास्ता देख लेते हैं और वही शिकार के लिए मंडराते रहते हैं। शारीरिक शोषण के लिए कुंवारी लड़कियों को विवाह का झांसा देकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। विवाहित से ऐसा आशा करना खतरनाक होता है, इसलिए उन्हें मानसिक रूप से सम्मोहित करके अपने टाइम पास का अड्डा बना लेते हैं। उन्हें पता होता कि स्त्रियां अपनी प्रशंसा की भूखी होती हैं, इसलिए इस अस्त्र का सहारा लेते हैं। ऐसे रिश्ते दलदल के समान होते हैं, जिससे अगर कोई समय रहते नहीं उभरे तो दस्ता ही चला जाता है। शुक्र है जल्दी सच्चाई सामने आ गई, वरना रागिनी अवाक उसकी बातें सुनती रही और उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके गले से लिपट कर रोने लगी। रागिनी ने थोड़ा शांत होकर अपनी आवाज़ को नरम करके सारा से पूछा, जब इतना कुछ हो गया है तो तुम्हारा विवाह उससे करवा देते हैं। तुम्हारी माँ से बात करती हूँ। नहीं, मैं उनसे नफरत करती हूँ। उन्होंने नाटक करके मुझे फंसाया है। उनके और लड़कियों से भी संबंध है, उन्होंने मुझे खुद बताया है। प्लीज़ आप किसी को मत बताइएगा। उन्होंने कहा है कि यदि मैं किसी को बताऊंगी तो वे मेरे फोटो दिखाकर मुझे बदनाम कर देंगे। और उसने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही हो। रागिनी ने उसे सांत्वना दी। अस्पताल से रागिनी सारा को अपने घर ले आई। उसके आराम का पूरा ध्यान रखा और फिर उसे समझाते हुए बोली, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना। तुम्हें अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए ताकि उसका तुम्हारे घर आना बंद हो जाए, नहीं तो वह हमेशा तुम्हें ब्लैकमेल करता रहेगा। वह तुम्हारे फोटो दिखाएगा तो उसका भी नाम आएगा, फिर उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए वह कदापि ऐसा कदम नहीं उठा सकता। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम्हें धमका रहा है। तुम अपनी माँ से बात नहीं कर सकती तो मैं करती हूँ। रागिनी से उसकी अधिक पीड़ा को और कोई नहीं समझ सकता था। रागिनी की बात सुनकर सारा को बहुत हिम्मत मिली। वह उसे लिपटकर देर तक रोती रही। रागिनी ने उस सारा की माँ को फ़ोन करके अपने घर बुलाया और फिर सारी बात बता दी। पूरी बात सुनकर उसकी माँ की क्या हालत हुई ये तो भुक्तभोगी ही समझ सकता है। रागिनी के समझाने पर उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा, पर उनको क्या पता कि वह जब खुद ही उसकी बातों के जाल में फंस गई तो सारा की क्या बात। विरोते हुए बोली, आप प्लीज किसी को मत बताइएगा, नहीं तो इसे शादी कौन करेगा। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मेरे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद। रागिनी ने उसे आश्वस्त करके विदा किया। उनके जाने के बाद वह पलंग पर लेटकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। पूरे दिन का गुबार आंसू में बह गया। अब वह बहुत हल्का महसूस करने लगी।
उसे लगा कि उसके जीवन पर छाया कोहरा छट गया है। सूर्य की किरणें उसके लिए नया सवेरा लेकर आई हैं। अब रागिनी शाम को अपने पति राजवीर के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। पति के आते ही उसने सारी बात बताते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं जानता था देर सवेर तुम्हारी आंखें जरूर खुलेंगी। देखो, विवाह को एक समझौता समझकर चलने में ही भलाई है। हर चीज चाही हुई किसी को नहीं मिलती। मुझे भी तो तुम्हारी तरह ये मोटी नाक नहीं अच्छी लगती, तो क्या मैं सुंदर नाक वाली ढूंढूं? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर पति के गले से लिपटकर खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। अगले दिन अवधेश राजवीर के साथ आया। रागिनी उसके सामने नहीं आई तो वह सारी स्थिति समझकर थोड़ी देर बाद लौट गए।